हाँ भाई बच्चों, क्या हाल चाल। सभी बच्चे जल्दी से बताएं, क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं। सभी बच्चे जल्दी से बताएं, क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं। जल्दी से बताएं। मस्त आवाज आ रही है, दिखाई एंड सुनाई दे रहा हूं बच्चों। हाँ भाई, जल्दी से बताइए बच्चों, ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं। बताओ तो कार्रवाई चालू की जाए आज की। जल्दी से बताइए बच्चों, ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं। चैट नहीं चल रही ना। मोबाइल में चल गया। बच्चों जल्दी से बताइए, ऑडियो या वीडियो क्लियर है या नहीं। यार बच्चों, चैट नहीं आ रही ना। चैट रुकी हुई है, जिसकी वजह से ना आपके सिग्नल नहीं मिल पा रहे हैं। मतलब आपसे बातें नहीं हो पा रही हैं, तो पता नहीं चल रहा कि क्या मामला है। तो कोशिश करते हैं। हाँ, आ गई है सर। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। गुड 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 गुड। हाँ यार दोस्तों, अब हम लोगों का तार जुड़ गया है। आई मीन टू से आपकी बातें हमें सुनाई देंगी और हमारी बातें आपको तो पहले से सुनाई दे रही थी। यस, ऑडियो और वीडियो क्लियर है सर। गुड 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 गुड। मस्त है। ओके ओके गुड। तो देखो यार बच्चों, आपको दो तीन बातें बता देता हूं, फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो देखो यार, मैंने कल आप लोगों के कमेंट देखे तो कई बच्चों ने ये कहा है कि सर थोड़ा स्लो चल रहे हैं, स्पीड बढ़ाएं। तो देखो यार, स्लो चलने के पीछे कई रीजन होते हैं। शुरुआत में उसका एक पहला रीजन बताता हूं। आप हमें जानते हो, मगर मैं आपको नहीं जानता हूं। आप हमें जानते हो क्योंकि आपने मान लो यूट्यूब पे देखा होगा, ठीक है। इतने सारे बैच पढ़ाए हैं तो थोड़ा बहुत मेरे बारे में जानते भी होंगे। मगर मुझे पहले यह देखना पड़ता है कि बच्चा किस तरह से हमसे कनेक्ट होगा। तो शुरुआत की क्लास, एक दो क्लास इसलिए भी धीमे होती है। और एक दो क्लास तो इसलिए धीमे हुई क्यों, क्योंकि हम लोगों का टाइम टेबल अभी सेट नहीं था, इसलिए वो धीमे हुआ। तो आप सभी बच्चे इस बात पे बिल्कुल फोकस ना करें कि धीमे मतलब स्पीड स्लो है या फास्ट है। वो हमारी जिम्मेदारी है ना। 17-18 साल से हम यही काम कर रहे हैं कि सिलेबस किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से खत्म करना है। आप सिर्फ इस बात पे फोकस करें कि हम कितना सीख पा रहे हैं, हम कितना सीख पा रहे हैं। क्योंकि जो आप सीखोगे वो रिजल्ट में कन्वर्ट होगा। यस, जो आप सीखोगे वो रिजल्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है। मैं अभी धीरे धीरे स्पीड बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा वैसे वैसे स्पीड बढ़ती चली जाएगी। क्यों? वैसे वैसे मैं आपको समझता चला जाऊंगा कि हाँ यार, किस चीज को तुम कितने पिकअप के साथ पकड़ लेते हो, किस चीज को तुम कितने पिकअप के साथ पकड़ लेते हो। ये बात मेरे को समझ में धीरे धीरे आने लगेगी। अब जैसे आ रही है, अब मुझे आ रही है कि नहीं, हम थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हैं, बच्चे मेरी स्पीड को पिकअप कर पा रहे हैं और मैं उनके हिसाब से स्लो, इसका मतलब मैं स्पीड अपनी बढ़ा सकता हूं। तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। तो आप उसकी टेंशन ना लें, आप सिर्फ इस बात की टेंशन लें कि आप किस तरह से पढ़ पाए और चीजों को आसानी से सीखें, चीजों को आसानी से सीखें। चलो, और एक और इंफॉर्मेशन, बहुत सारे बच्चों ने टेक टीम को मेल किया है कि सर हमें डीपीपी के सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन नहीं मिल रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने टेक टीम को मेल किया है कि सर हमें डीपीपी के सोल्यूशन नहीं मिल रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि डीपीपी के सोल्यूशन कहां मिलते हैं। आप क्या करोगे, ऐप पे जाओगे। इसको कहां से लाएंगे, बाहर निकलना पड़ेगा। सेकंड ये, हाँ देखो,
आप क्या करोगे बच्चों, ऐप पे जाओगे तो ऐसे स्क्रीन खुल जाएगी। जब स्क्रीन खुल जाएगी तो अपने बैच पे चले जाओ। आपका बैच कौन सा है, लक्ष्य जेई। देखो बैच पे आ गए, ठीक है। वीडियो सोल्यूशन कहां मिलेंगे डीपीपी के वो बता रहा हूं। जब आप बैच पे आ जाओगे तो बैच में देखो एक ऑप्शन होता है ऑल क्लासेस का। क्लासरूम में गए, ठीक है। क्लासरूम में जब जाओगे तो ये वीकली शेड्यूल है और ये है ऑल क्लासेस। ऑल क्लासेस में केमिस्ट्री का वीडियो सोल्यूशन चाहिए तो केमिस्ट्री में चले गए। तो जब केमिस्ट्री में जाओगे तो देखो आप कौन सा चैप्टर चल रहा है, तो हमारा चैप्टर चल रहा है सोल्यूशन, तो सोल्यूशन पे टिक किया। अब जरा देखो यहां ये लेक्चर हुआ, ये नोट्स हुए, ये डीपीपी हुए और ये डीपीपी सोल्यूशन है ना। तो देखो डीपीपी यहां पर है, डीपीपी 1 डीपीपी 2। डीपीपी सोल्यूशन आप यहां पे जाते हो तो यहां पे जाने पे आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है, यही प्रॉब्लम आ रही है ना। तो आपको यहां नहीं जाना है, इसके बगल में क्विज में जाना है। अब सोल्यूशन क्विज के फॉर्म में आपको मिलते हैं। कैसे मिलते हैं बताता हूं। जैसे सपोज करो डीपीपी 1 पे गए, क्विज डीपीपी 1। ओए ये तो परचेज मांग रहा है, तो देखो बता देता हूं, ठीक है। ये मेरे से भी पैसा मांग रहा है, तो जरा देखो क्या करता हूं, बताता हूं। जब आप क्विज को खोलोगे तो क्विज को खोलोगे तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको कोई भी आंसर लगा के सबमिट करोगे तो उसका वीडियो आ जाएगा। कैसे आएगा फिर से बता देता हूं। आप डीपीपी सॉल्यूशन में ना जाकर क्विज में जाओगे और क्विज में जाकर उस डीपीपी को खोलोगे, ठीक है। और उस डीपीपी को खोलोगे, ठीक, तो उस डीपीपी में जो क्वेश्चन नंबर आपको नहीं आ रहा था उस क्वेश्चन नंबर पे कोई भी आंसर सबमिट करके, जैसे ही कोई भी आंसर टिक करके सबमिट करोगे तो वो वीडियो सॉल्यूशन को खोल देगा तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हो। तो सॉल्यूशन आपको क्विज में डीपीपी के अंदर जाकर क्वेश्चन में मिलेंगे, यहां पे नहीं मिलेंगे, है ना। अभी तो हम भी नहीं ढूंढ सकते कि देखो हमसे भी ये कह रहा है परचेज दिस बैच टू अनलॉक ऑल द कंटेंट, है देख लो यार, है जो मिसाइल बना रहा है उसी से कहा जा रहा है मिसाइल खरीद लो। ऐसा कैसे चलेगा दोस्त। चलिए हम लोग क्लास में आते हैं। हाँ तो देखिए बात समझ पाए कैसे करना है। हाँ और यदि कोई बच्चा नंबर देख पाया हो तो ये मेरा नंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये साहिल का नंबर है ना, तुम्हारा भी नहीं है। अच्छा तो ये मेरा नंबर नहीं है, तो इस नंबर पे मान लो कोई ढूंढ ढांड भी ले तो कुछ ना करे। हाँ चलिए अब हम लोग वापस आते हैं लेक्चर पे। तो डीपीपी के सॉल्यूशन कहां मिलेंगे ये समझ गए। यस सर। एक बच्चा कह रहा सर बैच परचेज कर लो। बिल्कुल बिल्कुल कर लेंगे यार, उस बैच को तो परचेज करना ही पड़ेगा जिसमें तुम्हारे जैसे अच्छे बच्चे पढ़ते हैं। उस बैच को तो परचेज मैं भी करूंगा ना यार, है? तुमसे मुलाकात करने के लिए तो करना ही पड़ेगा, पढ़ाना अलग चीज है? चलिए अब हम लोग आज का टॉपिक सेट करते हैं। देखो आज हमारा लिक्विड सोल्यूशन स्टार्ट होगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर अभी तो आपका 11 का ही चल रहा है, तो दोस्त 11 का चल रहा था, है ना। अब धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, आप किसी चीज की टेंशन ना लें, आप सिर्फ समझने की टेंशन लें कि यार हमें सर मस्त समझ में आ रहा है तो बस ठीक है। बाकी तो हम है ना, हमको पता है कब कहां क्या करना है ना। हजारों इंजीनियर बन के चले गए, हजारों। प्रयास 1 प्रयास 2 ये ड्रॉपर बैच है, इन सब में हम ही पढ़ा रहे हैं, हम ही पढ़ाते हैं। तो हजारों इंजीनियर बन के चले गए, उनकी स्पीड तो बहुत तेज रहती है, वहां तो काफी तेज पढ़ाता हूं और तुम्हें भी तेज पढ़ाएंगे। तो देखो आज का हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। तो चलो सबसे पहले एज यूजुअल हम लोग स्टार्टिंग कहां से करेंगे आज की। तो आज की स्टार्टिंग इस क्वेश्चन से करेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सभी लोगों को आंसर बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है सबको, फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आंसर बताओ। मिलता है आपको 1 मिनट, 1 मिनट मिलेगा, मतलब 60 सेकेंड। आंसर बताओ प्यारे बच्चों। हाँ सर कल, हाँ सर होमवर्क, सर्वे सर द किंग ऑफ, अच्छा थैंक यू बेटा। होमवर्क आपको दिए थे तो क्या होमवर्क के, देखो होमवर्क के सॉल्यूशन, होमवर्क जो मैंने कल दिए थे वो मॉड्यूल के थे,
तो मॉड्यूल के सॉल्यूशन गैलरी में जाके मिलेंगे। आप गैलरी में जाओगे, 12th बैच में जाओगे, जेई वाले पैकेज में जाओगे, सॉल्यूशन चैप्टर में जाओगे, सॉल्यूशन चैप्टर के टॉपिक वाइज क्वेश्चन में जाओगे, फिर वहां पर उसके सॉल्यूशन मिलेंगे। तो जो होमवर्क दिया था वो गैलरी में जाके आप उसके सॉल्यूशन देख पाओगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सब लोग। हाँ, नॉर्मेलिटी भी बताएंगे। एक बच्चा कह रहा है सर नॉर्मेलिटी नहीं बताई। अरे भैया नॉर्मेलिटी भी बताएंगे, अभी तो चालू कर रहा हूं ना। इसका आंसर बताओ। आंसर बताइए पहले इस क्वेश्चन का। देखो इसका आंसर मैं 2 सेकंड में निकाल देता हूं, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग। देखो ये क्या है, W/W। क्यों, क्या लिखा है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लैबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाई मास इन इक्वस सोल्यूशन। तो पहला क्या हुआ, सॉल्यूट, दूसरा क्या हुआ, सॉल्यूशन। इसका मतलब 68 ग्राम कौन है, नाइट्रिक एसिड है, और 100 ग्राम कौन है, सॉल्यूशन है कि नहीं बच्चों। ये देखो पूछ क्या रहा है, व्हाट शुड बी द मोलरिटी ऑफ सच ए सैंपल ऑफ द एसिड इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज दिस। तो यार मैंने ये बात आपको बताई थी कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। तो कैसे करोगे, देखो मोलरिटी निकालनी है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ml। यदि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई आएगा। एक मिनट इस लाइट को बंद कर देता हूं, है ना। जल्दी से आंसर बताइए सभी लोग, 1 मिनट जल्दी आंसर बताएं बच्चों। जल्दी आंसर बताइए बच्चों। तो आंसर कैसे बताओगे, देखो हम आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख के छोड़ दे रहे हैं। मास ऑफ सॉल्यूट और मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14 और ऑक्सीजन 48, है ना, 48। अब इसको जोड़ो 63 आ गया, तो 63 ये आ गया मोल ऑफ सॉल्यूट। अब जरा देखो बच्चों, मोल ऑफ सॉल्यूट के बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml कैसे निकालोगे, डेंसिटी दी है तो D इक्वल टू होता है m/v, है ना। तो V कितना हो जाएगा, m/d। और चाहे तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, मैंने कल फार्मूला भी बताया था। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है 1.504 इंटू 10⁻³। अब आप इसको सॉल्व करो, ये क्या है, ये मास और ये डेंसिटी इसकी जगह डाल दिया है। अब इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। हाँ वेरी गुड, इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। गुड, हाँ वेरी गुड, इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे, अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन और है उसको भी कर लेते हैं फिर चलते हैं। देखो बच्चों 2019 IIT जेई में आया है, इसको जल्दी से बताएं। 2019 IIT जेई में ये क्वेश्चन आया है, इसका आंसर बताइए। ये क्वेश्चन कराया तो नहीं है बच्चों भी, हाँ सर क्वेश्चन डन डन, वेरी गुड वेरी गुड, 16 पॉइंट, ठीक है। जितना भी आंसर आ रहा है, मैंने आंसर नहीं किया क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन था, तो मैंने कहा आप अपने आप आंसर कर लोगे, ठीक है। अब ये आईआईटी का क्वेश्चन करो,
2019 आईआईटी जेईई 2000, ठीक है, 2 बार आया है, 2019 में भी आया है, 2003 में भी आया है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ए सोल्यूट इज 0.8, मोलरिटी ऑफ द एक्वस सोल्यूशन इज, देखो मोल फ्रैक्शन किसका दिया है, सॉल्वेंट का दिया है। सॉल्वेंट कौन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट इन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन है तो इसका मतलब वाटर हमारा सॉल्वेंट है। तो देखो वाटर का मोल फ्रैक्शन दिया है 0.8, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ये कैसे कर रहा हूं समझ गए होगे यार, समझ गए ना। मैंने कहा था यदि मोल फ्रैक्शन गिवन हो तो समझ लेना दूसरे का मोल फ्रैक्शन भी गिवन है, और साथ साथ में ये भी समझ लेना मोल भी गिवन है। अब आपको मैंने एक फार्मूला पढ़ाया था, यदि सभी बच्चों को याद हो तो, क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये CSD में मैंने कल पढ़ाया था। ये देखो अब क्या करोगे, वैल्यू डाल दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट 0.2, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 0.8, मोलरिटी निकालनी है M, सॉल्वेंट कौन है, वाटर, मॉलिक्यूलर वेट सॉल्वेंट का कितना होगा, वाटर का कितना होगा 18, अब अपॉन 1000। अब M की वैल्यू निकाल लो प्यारे बच्चों, पॉइंट से पॉइंट कट गया और ये आ गया 4, तो कितना आ गया 1000 डिवाइडेड बाई 18 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा 55.56 डिवाइडेड बाई 4, तो ये मेरे दोस्त आ जाएगा 111 पॉइंट क्यों 4 15, तो 15 हो जाएगा, तो हाँ तो 3 चौक 12, ठीक है, फिर 3 हो जाएगा तो 9, और फिर 1 हो जाएगा 4, तो ये आ रहा है 1.394 इंटू 10 की पावर 1, ये आंसर आ रहा है। एक लाइट यार चमक रही है, आप लोग इसको आंसर करो, मैं उसका स्विच ऑफ कर देता हूं, पता नहीं कहां से है वो लाइट। हाँ बच्चों ये देखो ऐसा आंसर कौन सा है, 1.394 इंटू 10 की पावर 1, या फिर ये 13.88 अप्रॉक्स, ये आंसर आएगा अप्रॉक्स, हाँ सी, वेरी गुड वेरी गुड, सारे बच्चों ने सी जवाब दिया है, सही है दोस्त, सही जवाब दिया, सभी बच्चों का आंसर IIT चेन्नई है, गुड वेरी गुड। अब देखो मैं बस आपको यह दिखाना चाहता हूं कि यदि ईमानदारी से प्रिपरेशन करोगे तो यार IIT मस्त तरीके से निकलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, सारे क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे, बस कॉन्सेप्ट याद रखो। जो मैं CSD दे रहा हूं, CSD वाली चीजों को डेली रिवाइज किया करो, CSD वाली चीजों को डेली रिवाइज किया करो, बस आपको CSD उसी तरह से याद रखने आए जैसे आप किसी एक चीज को याद रखते हो, है ना, जिसके कपड़े का कलर भी आपको हमेशा याद रहता है, जिसकी स्माइल भी आपको हमेशा याद रहती है, ठीक है, जिसका सब कुछ याद रहता है, उसी तरह से उतने ही शिद्दत के साथ आपको CSD भी रिवाइज होने चाहिए और याद रहने चाहिए उनके कॉन्सेप्ट, और यदि ऐसा रहा तो IIT तुम्हारी है, IIT में सिलेक्शन तुम्हारा होगा। वेरी गुड बच्चों, मस्त, वेरी गुड वेरी गुड। चलो बच्चों अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, अब हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं नॉर्मलिटी की। देखो इस चैप्टर में नॉर्मलिटी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इस पूरे चैप्टर में हमें नॉर्मलिटी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एज ए डिफिनीशन मैं इसको बता देता हूं, नहीं तो इसकी जरूरत हम लोगों को बिल्कुल नहीं पड़ेगी। इस चैप्टर में नॉर्मलिटी का कोई रोल नहीं है। क्या होता है नॉर्मलिटी, ये मैं बता देता हूं। देखिए नॉर्मलिटी क्या होती है, देखो बच्चों 1 लीटर सॉल्यूशन में
बच्चे कह रहे हैं सर पोल, पोल भी कराएंगे यार, है ना, पहले ऐसे भी कर लो। 1 लीटर सोल्यूशन में जितने सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं उसको नॉर्मलिटी कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मलिटी क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब बच्चों 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के होते हैं वो नॉर्मलिटी है। अब बच्चों को टेंशन हुई कि सर ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं। भाई बच्चा लगेगा कि यार सर ठीक है आपने नॉर्मलिटी का ये फार्मूला बता दिया, और नॉर्मलिटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल एन से। फार्मूला क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये देखो, अब ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है? तो जरा देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ध्यान दीजिएगा बच्चों, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? जब भी कहीं आपसे ग्राम इक्विवेलेंट की बात की जाए तो आप मोल निकाला करो। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर, देखो बच्चों, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर हमेशा पढ़ा करो। बच्चे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला ये भी लिखते हैं, बच्चे ये भी लिखते हैं वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मगर मैं आपको सलाह देता हूं कि हमेशा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को मोल के टर्म में पढ़ा करो। तो बच्चों ने कहा क्यों 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 सर हम ग्राम इक्विवेलेंट को मोल के टर्म में क्यों पढ़े? तो उसका मतलब समझिएगा, ऐसा क्यों कह रहा हूं। व्हाट इज ए ग्राम इक्विवेलेंट? एक बच्चा कह रहा है सर ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है या इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? बताता हूं, जरा समझिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर। मोल निकालना सारी दुनिया को आता है, क्यों? क्योंकि 9th में तुमने मोल पढ़ा, 10th में तुमने मोल पढ़ा, 11th में तुमने मोल पढ़ा। तो मोल तुम्हारा कौन है? मोल तुम्हारा वो बगल वाला दोस्त है जिससे तुम अपनी हर तरह की बातें शेयर कर पाते हो और जिससे तुम मन चाहा काम निकलवा पाते हो। व्हाट इज एन फैक्टर? ये सारी बातें बता रहा हूं बेटा, अभी तो टॉपिक चल ही रहा है ना। एन फैक्टर भी बताता हूं, ग्राम इक्विवेलेंट भी बताता हूं, मगर रुको तो सही। हाँ, तो जरा देखो यार, मोल निकालना बच्चे को सबसे अच्छे से आता है, तो हमेशा एन फैक्ट मोल पे ध्यान दिया करो। आप हमेशा ये लिखा करो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू एन फैक्टर, इनटू एन फैक्टर। अब गौर से सुनिए क्या 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 होता है और कैसे निकाला जाता है। देखिए, सबसे पहले यह ध्यान रखिएगा, हमें नॉर्मलिटी की जरूरत इस चैप्टर में नहीं है। हमें नॉर्मलिटी की जरूरत इस चैप्टर में नहीं है। इस चैप्टर में नॉर्मलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हम इसकी सबसे मेजर जो डिटेल है, इसकी डिटेल हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसकी बहुत जरूरत आएगी। तो अभी मैं सिर्फ फार्मूला लिख के छोड़ रहा हूं, क्योंकि एक बार यदि मैं इक्विवेलेंट वेट में घुसा और एन फैक्टर में घुसा तो समझ लेना 3 क्लासें बर्बाद जाएंगी। मतलब 3 क्लासें मुझे पढ़ाना पड़ेगा, आधा अधूरा पढ़ाना मुझे आता नहीं है। क्यों? आप लोगों ने रिडॉक्स टाइट्रेशन वाले चैप्टर में यह बात पढ़ी होगी, एन फैक्टर ऑफ एसिड, एन फैक्टर ऑफ बेस, एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट। तो इस चैप्टर में हमें कहीं पर भी नॉर्मलिटी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर कंसंट्रेशन के सारे टर्म हम लोग यहां पढ़ रहे थे, इसलिए मैंने यहां पे इस टर्म का नाम लिख दिया है। तो ध्यान रखना, जब भी कहीं आपको नॉर्मलिटी निकालने को इस चैप्टर में बिल्कुल नहीं आएगा, और जिस चैप्टर में नॉर्मलिटी की जरूरत पड़ेगी उस चैप्टर में नॉर्मलिटी की मैं पूरी डिटेल पढ़ाऊंगा, तुम टेंशन मत लो।
उस चैप्टर में मैं नॉर्मेलिटी की पूरी डिटेल पढ़ाऊंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो एक फार्मूला ये याद रखिएगा नॉर्मेलिटी का, और एक ये नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। और इस पूरे चैप्टर में कोई भी डिटेल ये यूज नहीं होगी, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में नॉर्मेलिटी का कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, यहां पर आपको जो टर्म नहीं आते हैं, मान लो कुछ बच्चे नए होंगे जिनको कई टर्म नहीं आते होंगे, जैसे किसी बच्चे को एन फैक्टर नहीं आता है या किसी बच्चे को इक्विवेलेंट वेट नहीं आता है, तो वो टेंशन ना ले, इस चैप्टर में इनका यूज भी नहीं है। जिस चैप्टर में यूज आएगा तो उस चैप्टर में उसके पहले मैं पढ़ाऊंगा, इसका यूज आएगा 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये बातें मैं वहां पे पढ़ाऊंगा। अभी पढ़ाऊंगा तो फिर सोल्यूशन नहीं स्टार्ट हो पाएगा और एक दो क्लास खराब हो जाएंगी, ठीक है। तो एन फैक्टर क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इन सब की जरूरत हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में पड़ेगी, तो वहां पर मैं इसको पहले पढ़ा दूंगा। आज मैं सिर्फ डिफिनीशन बता के छोड़ रहा हूं, और इस चैप्टर में कहीं नॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सबको पहले ही बता दे रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा। तो नॉर्मेलिटी की डिफिनीशन क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट पड़े सॉल्यूट के। तो किसी ने कहा सर सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाले जाए, तो सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट मोल नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर होते हैं। अब किसी ने कहा सर एन फैक्टर बता दो, थोड़ा सा एन फैक्टर बता दो जैसे अपना काम चल जाए। तो देखो एन फैक्टर में थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं जैसे आपका काम चल जाए। देखिए बच्चों, एन फैक्टर को मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं जैसे आपका काम चल जाए, मतलब यदि कहीं अभी क्वेश्चन टकरा जाए तो आप कर पाओ, और बाकी इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करेंगे, क्योंकि उस चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को। अभी मैं वो बातें बता देता हूं जिससे आपका आराम से मस्त काम चल जाए। अब जरा गौर समझिए प्यारे बच्चों, गौर सुनिएगा। नॉर्मेलिटी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, सिर्फ एन फैक्टर चाहिए। क्यों, मोल निकालना बचपन से आता है, हम मोल इंटू एन फैक्टर मार देंगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे, या फिर नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या मार देंगे, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। इसका मतलब हमें सिर्फ एन फैक्टर निकालना सीखना चाहिए। मोल निकालना हमें बचपन से आता है और मोलरिटी निकालना हमने कल सीख लिया है। तो यदि हम एन फैक्टर निकालना सीख जाएं तो नॉर्मेलिटी निकालना अपने आप आ जाएगा। चेक करो, यदि हम एन फैक्टर निकालना सीख जाए तो नॉर्मेलिटी निकालना हमें अपने आप आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो हमने एन फैक्टर निकालना सिखाया। तो एन फैक्टर किसका किसका जरूरत पड़ता है अपने को, एसिड का, बेस का और सॉल्ट का, इनके एन फैक्टर की हमें जरूरत पड़ती है बच्चों। अब किसका एन फैक्टर क्या होता है ये लिख के देता हूं। एसिड का एन फैक्टर क्या होता है, तो देखो एसिड का एन फैक्टर क्या होता है, टोटल एसिडिक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन 1 मोल एसिड। 1 मोल एसिड में जितने एसिडिक हाइड्रोजन है वो एसिड का एन फैक्टर होते हैं। 1 मोल एसिड में जितने एसिडिक हाइड्रोजन है, गौर समझिएगा, एसिडिक हाइड्रोजन। तो किसी ने कहा सर हम एसिडिक हाइड्रोजन पहचानना नहीं जानते हैं, तो जरा देखो, ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन, सल्फर से अटैच हाइड्रोजन, ये एसिडिक हाइड्रोजन में काउंट होते हैं। ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन, सल्फर से अटैच हाइड्रोजन, ये हमारे एसिडिक हाइड्रोजन है। ये हमारे एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन और सल्फर से अटैच हाइड्रोजन काउंट करने हैं, वो एसिडिक हाइड्रोजन है। बच्चों ने कहा कैसे, तो मैंने देखो उनको बताया कैसे। गौर से देखिए बच्चों, H2SO4, H2SO4 में देखो कितने हाइड्रोजन है, 2। या तो ये सल्फर से अटैच होंगे या ऑक्सीजन से अटैच होंगे। सल्फर से अटैच हाइड्रोजन भी एसिडिक है और ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन भी एसिडिक है, तो एन फैक्टर कितना हुआ, 2 हुआ। ऐसे अब HCl देखो,
तो HCl आप जानते हो एसिडिक है। एक मिनट, हाइड्रोजन भी लिख देता हूं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी इसमें लिख लो, हाइड्रोजन से अटैच हाइड्रोजन भी, X का मतलब हाइड्रोजन, सॉरी। अब बताओ, देखो हाइड्रोजन से कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? एक। तो हाइड्रोजन से जब एक हाइड्रोजन अटैच है तो N फैक्टर कितना हुआ? 1। देखो, आप देखो ऐसे। अब गौर समझिएगा, ये देखो नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड का फिगर बच्चों ये होता है, ये देखो ऑक्सीजन से कितने हाइड्रोजन अटैच है? एक, तो N फैक्टर 1। H3PO4, H3PO4 का आपको केमिकल बॉन्डिंग में फिगर ये बताया गया है। अब कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है? 3, N फैक्टर 3। हाँ, वेरी गुड, N फैक्टर 3। अब जरा देखो बच्चों, H3PO3, अब इसका फिगर ये होता है। अब आप लोग बताओ N फैक्टर कितना होगा इसका? H3PO2, इसका फिगर ये होता है। आंसर बताइएगा अच्छे से, गलत मत बताइएगा। बताइए, इसका N फैक्टर बताएं और इसका N फैक्टर बताएं। N फैक्टर क्या है? एक मोल एसिड में जितने एसिडिक हाइड्रोजन है, जितने हाइड्रोजन है नहीं, जितने एसिडिक हाइड्रोजन है। और एसिडिक हाइड्रोजन कौन कौन से होते हैं? जो ऑक्सीजन से अटैच है, जो सल्फर से अटैच है, और जो हैलोजन से अटैच है। जो ऑक्सीजन से अटैच है, जो सल्फर से अटैच है, जो हैलोजन से अटैच है, वो एसिडिक हाइड्रोजन है। तो इसमें N फैक्टर बताओ कितना आएगा? टोटल हाइड्रोजन 3 है, मगर ऑक्सीजन से कितने अटैच हैं? 2। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, सही है, सही है, वेरी गुड। हाँ, गुड गुड गुड। देखो डिफिनीशन पे फोकस करो आप लोग। टोटल एसिडिक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एसिड। और एसिडिक हाइड्रोजन कौन है? जो ऑक्सीजन से अटैच है, जो सल्फर से अटैच है, जो हैलोजन से अटैच है। अब यहां चेक करो, टोटल 3 हाइड्रोजन है, मगर ये फास्फोरस से अटैच है। एसिडिक हाइड्रोजन ये है और ये है, तो N फैक्टर 2। इसमें भी टोटल 3 हाइड्रोजन है, मगर ऑक्सीजन से सिर्फ एक अटैच है, तो N फैक्टर 1। यस, सही है, सही है, छा गए। गुड 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 गुड। ये जो 3 लिख रहा है बच्चा, वो सिर्फ हाइड्रोजन काउंट कर रहा है, वो मेरी बात को सुन ही नहीं रहा है, वो अपना बस अपने में मस्त है, अपने में मस्त है। वो तो कह रहा है भैया हम रहेंगे मस्ती में, आग लगने दो बस्ती में। उसको कोई मतलब नहीं है कि बैच में क्या चल रहा है। अरे दोस्त, इतना साफ साफ लिखा है, टोटल एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए। और वो एसिडिक हाइड्रोजन कौन कौन होते हैं? जो ऑक्सीजन से अटैच होते हैं, सल्फर से अटैच होते हैं, और हैलोजन से अटैच होते हैं। अब जरा बताओ, ये हाइड्रोजन क्या फास्फोरस से अटैच है? फास्फोरस से अटैच हाइड्रोजन क्या मैंने एसिडिक बोला? क्या एसिडिक बोला? तो भैया क्यों लिख रहे हो? एक आध बच्चा 3 लिख रहा है, जो क्यों लिख रहे हो यार? है? अब यहां पर ये हाइड्रोजन एसिडिक होगा? नहीं। ये हाइड्रोजन एसिडिक होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये फास्फोरस से अटैच है। और मैंने कहा है कि ऑक्सीजन, सल्फर और हैलोजन से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं। तो 2 हैं, 2, 1 है, 1। बच्चों ने कहा ठीक, निकाल लेंगे। अब मैंने एक और क्वेश्चन पूछा, बेस, तो डिट्टो यही डिफिनीशन बेस के लिए लिख दो। टोटल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ OH आयन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ बेस। 1 मोल बेस में जितने OH आयन प्रेजेंट हो, जब भी ये काउंट करिएगा तो ध्यान रखिएगा मेटल से OH आयन अटैच होना चाहिए। क्योंकि जो मेटल से अटैच होता है ना, वो आयनिक होता है, वो आयनिक होता है। और आयनिक OH आयन चाहिए, कोवेलेंट OH आयन नहीं चाहिए, आयनिक OH आयन चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ OH आयन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ बेस। अब देखो
अब हम लोग निकाल रहे हैं NaOH, कितने OH आयन है? एक, N फैक्टर एक। बेरियम हाइड्रोक्साइड, कितने OH आयन है? दो, N फैक्टर दो। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कितने OH आयन है? तीन, N फैक्टर तीन। और ये देखो सब मेटल से अटैच है, ये सब मेटल से अटैच है, मेटल से अटैच होना चाहिए। अब देखना, अब मैं आपको फंसा रहा हूं, देखिएगा अभी आपके तोते उड़ जाएंगे जरा देर में। बताओ आप क्या करोगे? N फैक्टर दो लिख दोगे, गलत। ये कार्बन से अटैच है, कार्बन कोई मेटल थोड़ी है, ये कार्बोनिक एसिड है, ये ऐसा होता है, यहां कोवेलेंट बॉन्ड है, यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ऐसा मत करिएगा। हमें क्या चाहिए? हमें एसिडिक, हमें मेटल से अटैच OH चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो इसका ना निकाल दीजिएगा, तो ध्यान रखना मेटल से अटैच OH चाहिए आपको, मेटल से अटैच। अब आप लोग जिद कर रहे हो तो मैं एक का पूछ रहा हूं, बताइएगा। बताओ प्यारे बच्चों, इसका N फैक्टर बताइए। जिंक हाइड्रोक्साइड, क्या जिंक मेटल है? यदि मेटल है तो आप अपने आप बता दोगे। बताओ बच्चों N फैक्टर कितना आएगा, और इसका N फैक्टर बताओ। दो N फैक्टर आपको बताने, जिंक हाइड्रोक्साइड का N फैक्टर बताना है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का N फैक्टर बताना है। वेरी गुड। मेटल से अटैच OH होना चाहिए, और जितने OH होंगे उतना N फैक्टर होगा। एक OH है N फैक्टर एक, दो OH है N फैक्टर दो, तीन OH है N फैक्टर तीन। अब इन दोनों को बताओ, क्या ये मेटल से अटैच है? तो जिंक हाइड्रोक्साइड का N फैक्टर बताइए, फेरिक हाइड्रोक्साइड का N फैक्टर बताइए। यस, आंसर बताओ कितना आएगा? जिंक हाइड्रोक्साइड का N फैक्टर, फेरिक हाइड्रोक्साइड का N फैक्टर। गुड 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 गुड, 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3। सही है दोस्त, हाँ गुड। जीरो बच्चे पीछे वाले का बता रहे होंगे, वेरी गुड। 3 3 कौन बोल रहा है? नहीं यार, नहीं यार दोस्त, ऐसा ना करो यार, है ना? हाँ, दिल दुखी करोगे क्या यार? हाँ वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर करेक्ट। 2 3 2 3 2 3 2 3, झड़ी लगी हुई है 2 3 की, मतलब बच्चे बिल्कुल मस्त आंसर दे रहे हैं। इसका मतलब हम लोग एक दूसरे की भावनाओं को पकड़ पा रहे हैं। यस, एक दूसरे की भावनाओं को पकड़ पा रहा है। गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड यार दोस्त, सही। मेरा आंसर भी यही है जो बच्चों का आंसर है, मेरा आंसर भी यही है जो बच्चों का आंसर है, 2 3 2 3, सही है। तो देखो यार, ओ एक मिनट, तो N फैक्टर ऑफ बेस इतना हुआ, अब N फैक्टर ऑफ सॉल्ट, टोटल वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल वैल्यू ऑफ निगेटिव चार्ज इन 1 मोल ऑफ सॉल्ट। एक मोल सॉल्ट में कितना पॉजिटिव चार्ज है, कितना निगेटिव चार्ज है, कोई एक चीज काउंट कर दो। और दोनों आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि साल्ट हमारा कैसा होता है? न्यूट्रल। साल्ट हमारा कैसा होता है? न्यूट्रल। तो दोनों आपस में बराबर होते हैं। जैसे ये देखो, देखो NaCl एक सॉल्ट है, अब आप इसको ब्रेक करोगे तो ये देखो, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? +1। टोटल निगेटिव चार्ज कितना है? -1। N फैक्टर एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो ऑलवेज नंबर लिखा जाता है, साइन के साथ नहीं लिखा जाता है। N फैक्टर ऑलवेज नंबर लिखा जाता है। तो अब इसका N फैक्टर लिखना है, तो जो आप इजीली काउंट कर पाओ, पॉजिटिव चार्ज काउंट कर पाओ तो 1, निगेटिव चार्ज काउंट कर पाओ तो 1, जो आपको आसानी से काउंट हो जाए। क्यों? कहीं कहीं पर आप पॉजिटिव चार्ज काउंट करने में फंसोगे तो आराम से निगेटिव चार्ज काउंट कर देना। जैसे ये देखो, ये देखो बच्चों, किसी ने कहा N फैक्टर बताओ, तो देखो सोडियम कितने हैं? 3, और एक सोडियम पे +1 होता है, तो N फैक्टर कितना आएगा? 3 आ गया। जो आसानी से आप काउंट कर पाओ, ये देखो, टोटल पॉजिटिव चार्ज 3, टोटल निगेटिव चार्ज 3,
तो n फैक्टर कितना हुआ 3। कोई एक चीज काउंट कर लो जो आपको अच्छा लगे, जैसे ये देखो, किसने कहा यार इसका n फैक्टर बताओ, तो आपको क्या अच्छा लग रहा है? सल्फेट, कितने सल्फेट है? दो, सॉरी एक सल्फेट और 3 सल्फेट, टोटल 4 सल्फेट है। एक सल्फेट पे -2 होता है, तो 4 सल्फेट पे कितना होगा? -8 है। अब चाहो तो मेटल काउंट कर लो, 2 पोटेशियम है और 3 क्लोर एल्युमिनियम है। तो देखो यहां पे चार्ज कितना हुआ? +2, यहां पे चार्ज कितना हुआ? +6, तो टोटल चार्ज कितना हुआ? +8। अब कोई एक चीज काउंट कर लो जो आपको अच्छी लगे, तो n फैक्टर ऑफ इसका कितना हो गया? 8 हो गया। हाँ वेरी गुड, जो आपको आसानी से काउंट हो जाए वो काउंट कर लो। तो बच्चों ने कहा सर हमें आसानी से काउंट हो जाएगा, तो मैंने कहा चलो इसका बता के बताओ फिर। एन फैक्टर फाइंड करना है जो मैं लिख रहा हूं। बताओ एन फैक्टर कितना आएगा? एल्युमिनियम सल्फेट का एन फैक्टर, वेरी गुड। एल्युमिनियम सल्फेट का एन फैक्टर बताओ बच्चों। हाँ एल्युमिनियम से सर आवाज, अबे आवाज तो ठीक आ रही यार दोस्त। सही है, 6 बिल्कुल सही है। कैसे हो दोस्त? तुषार शर्मा, मस्त है यार। 6 लक्ष्य 6, सारे बच्चों ने 6 आंसर दिया है, तो मेरा भी 6 आएगा। कैसे? एक सल्फेट पे कितना चार्ज होता है? -2, 3 सल्फेट पे भाई ये ऐसे ब्रेक होगा, ये देखो, तो कितना आएगा? 6 है कि नहीं? चैट रुक गई है, कितना आएगा? 6 आंसर आएगा। हाँ वेरी गुड बच्चों, 6 आंसर। चैट पे देख रहा था, तो आंसर कितना आएगा? 6। तो देखो एन फैक्टर निकल आया, तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आसानी से निकाल पाएंगे और नॉर्मेलिटी भी आसानी से निकाल पाएंगे। किस मेथड से? इस मेथड से, इस मेथड से। ये देखो मोल निकालना आता है, एन फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे, ग्राम इक्विवेलेंट आप सॉल्यूट आ जाएंगे, ऊपर डाल देंगे। मोल निकालना, सॉरी मोलरिटी निकालनी आती है, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी, तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी, है ना? बच्चों ने कहा सर ऐसा नहीं चलेगा, आप एक क्वेश्चन करके दिखा दो। तो मैंने कहा ठीक है, ठीक है, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ, ठीक है, 0.3 मोलर, 0.3 मोलर H3PO4 सॉल्यूशन। ऑप्शन है A इक्वल टू, B इक्वल टू, C इक्वल टू, D इक्वल टू। 0.3 नॉर्मल, 0.6 नॉर्मल, 0.9 नॉर्मल, 1.2 नॉर्मल। पहला क्वेश्चन ये, इसका आंसर दीजिए आप लोग। H3PO4 कैसा होता है? H3PO4 का फिगर ये है, ऐसे। नॉर्मेलिटी इक्वल टू कितना होता है? एन फैक्टर इंटू मोलरिटी, है? आंसर बताएं।
आंसर बताएं सब लोग, तब तक मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और ड्रा करता हूं, एक क्वेश्चन और ड्रा करता हूं, ठीक है। देखिए 9.8 ग्राम H2SO4 dissolve in 500 ml solution. Calculate normality of H2SO4 solution. Option 0.2 normal, 0.35 normal, 0.82 normal, none of these. ये देखो बच्चों, हाँ वेरी गुड, आईआईटी चेन्नई, सी इज ए राइट आंसर, बिल्कुल सही है। जायसवाल साहब का बिल्कुल सही आंसर है। हाँ भरत का भी बिल्कुल सही है, हाँ अमन का भी सही है, यश का भी सही है, ऋषि का भी सही है, सबका सही है, दास जी का भी सही है। तो देखो कितना एन फैक्टर कितना बनेगा, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, तो एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आ रही है, तो मेरे दोस्त एन फैक्टर की वैल्यू आ रही है 3। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू 3 इंटू मोलरिटी, मोलरिटी कितनी दी है 0.3, आंसर कितना आ गया 0.9 नॉर्मल, सी। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये पहला क्वेश्चन था, अब वो दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। अब देखो इसके दो रास्ते हैं, आप जो मन हो वो मेथड लगा सकते हो, इसके दो मेथड है। देखो मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। नंबर 1 मेथड क्या है, आप क्या करो, मोलरिटी निकालो और उसमें एन फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप क्या होगा नॉर्मलिटी बन जाएगा। तो बच्चों ने कहा सर हम मोलरिटी क्यों निकाले, तो मैंने कहा मोलरिटी निकालना इसलिए इजी है क्योंकि हम उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, बचपन से पढ़ते हैं। तो आपने मोलरिटी निकाल ली, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 10 की पावर 3। तो ये कितना आ गया, मोलरिटी आ गई 0.2, तो नॉर्मलिटी कितनी आ गई 0.2 इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या आएगा, सबको पता है H2SO4 का फिगर ये है, और मान लो किसी को नहीं भी पता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि सल्फर से अटैच हाइड्रोजन भी एसिडिक है और ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन भी एसिडिक है। तो जब सल्फर से अटैच हाइड्रोजन भी एसिडिक है तो हाइड्रोजन से अटैच हाइड्रोजन भी एसिडिक है, ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन भी एसिडिक है, तो यार या तो ये सल्फर से अटैच होगा या ये ऑक्सीजन से अटैच होगा, तो चाहे जिससे अटैच हो एसिडिक होगा। तो एन फैक्टर कितना आएगा 2। तो देखो नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर 0.4। तो एक रास्ता तो ये है कि हम ऐसे कर लें, मान लो किसी बच्चे का ये मन नहीं है तो वो ऐसे कर ले, क्या, नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को क्या लिख ले, मोल इंटू एन फैक्टर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या है मोल इंटू एन फैक्टर, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यार इसको सॉल्व कर लो, मोल कैसे निकालोगे, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट 9.8, मॉलिक्यूलर वेट 98, एन फैक्टर कितना है 2, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 डिवाइडेड बाई 1000 क्योंकि लीटर में चाहिए, तो अब डायरेक्ट आंसर 4n आ जाएगा।
सेम आंसर आएगा। हाँ, तो आंसर क्या आएगा? दिल्ली आईआईटी। वेरी गुड यार, ये देखो सही है, छा गए। आंसर क्या आएगा? दिल्ली आईआईटी। मस्त। 0.4 कहीं आंसर दिया था? नहीं दिया था, तो आंसर कितना आएगा? 0.4 आएगा, दिल्ली आईआईटी। सीएसडी, हाँ बिल्कुल देंगे सीएसडी, अभी नया टॉपिक पे सीएसडी देंगे। यस यस बच्चों, सही है, सही है। हाँ, अब देखो यार, अब हम नए चैप्टर में, मतलब अब हम सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर घुस रहे हैं। बिल्कुल सही, अब हम सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर घुस रहे हैं, सब लोग समझिएगा। देखो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ने हैं। इस चैप्टर के अंदर हमें सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना है। तो बच्चों ने कहा सर लिक्विड सॉल्यूशन, मैंने कहा हाँ, आपको मैंने पढ़ाया था कि लिक्विड सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं। पहली क्लास, यदि किसी बच्चे को पहली क्लास याद हो तो, लिक्विड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? लिक्विड सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जिसमें सॉल्वेंट हमारा लिक्विड हो। लिक्विड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जिसमें सॉल्वेंट हमारा लिक्विड हो। याद है कि भूल गए? पहली क्लास में बताई थी ये बात। तो इस चैप्टर के अंदर प्यारे बच्चों हमें 3 तरह के सॉल्यूशन पढ़ने हैं। एक गैस इन लिक्विड, एक लिक्विड इन लिक्विड, अगला सॉलिड इन लिक्विड। जरा समझिएगा, इस चैप्टर के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे वो सब लिक्विड सॉल्यूशन की पढ़ेंगे। और लिक्विड सॉल्यूशन वो होते हैं जिनका सॉल्वेंट क्या हो? लिक्विड हो। सॉल्वेंट इज सॉल्वेंट, ओ सॉरी, सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज। लिक्विड सॉल्यूशन वो होते हैं जिनका सॉल्वेंट जो होता है लिक्विड फेज में होता है। सॉल्यूट किसी भी फेज में हो। तो सॉल्यूट क्या है आप चेक करो, सॉल्यूट हमारा ये है और सॉल्वेंट हमारा ये है। जो क्लास यूट्यूब पे हुई थी उसमें ये बात पढ़ाई थी। हाँ सर, ठीक। तो लिक्विड सॉल्यूशन देखो, एक बच्चा कह रहा सर डाइल्यूशन नहीं बताया। देखो यार, हमें सिर्फ उतना कंसंट्रेशन पढ़ाना है जो सॉल्यूशन चैप्टर में यूज होगा। ऐसे तो अभी कंसंट्रेशन में बहुत फैक्ट चीजें हैं, डाइल्यूशन वाले क्वेश्चन बाकी हैं, एसिड बेस रिएक्शन करेंगे तब कंसंट्रेशन पूछा जाएगा वो बाकी है, किसी सॉल्ट का कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे जब एसिड बेस रिएक्शन करेंगे वो बाकी है। मगर वो सारी बातें यहां हमें जरूरत नहीं है। हमें सॉल्यूशन में उतना कंसंट्रेशन पढ़ना जो इस चैप्टर के लिए यूजफुल है, जो इस चैप्टर में जरूरत है ना? तो हमने वो कंसंट्रेशन पढ़ा है जो हमें इस चैप्टर में चाहिए। हमने डिटेल कंसंट्रेशन अभी नहीं पढ़ा है। वो हम लोग कहां पढ़ाएंगे? 11th के रिवीजन में पढ़ाएंगे। जब 11th का रिवीजन होगा या किसी चैप्टर में जरूरत पड़ेगी वहां पे पढ़ाएंगे। इस चैप्टर में जितनी जरूरत है उतनी पढ़ाई है अभी। देखो तो यार देखिए बच्चों, सॉल्यूट क्या है? गैस। सॉल्यूट क्या है? लिक्विड। सॉल्यूट क्या है? सॉलिड। मगर सॉल्वेंट ऑलवेज फिक्स है। आप सॉल्वेंट को देखो, सॉल्वेंट हमारा फिक्स है, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, ये देखो। तो इस चैप्टर में हम सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन केस पढ़ेंगे। और लिक्विड सॉल्यूशन के 3 केस है। गैस इन लिक्विड, जब किसी गैस को लिक्विड में डाल दिया जाए। लिक्विड इन लिक्विड, जब किसी लिक्विड को लिक्विड में डाल दिया जाए। सॉलिड इन लिक्विड, जब किसी सॉलिड को लिक्विड में डाल दिया जाए। अब हम किसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे? तो हम सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे और फिर इसको पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में हम इसको पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में ये सबसे पहले दिया है। एनसीईआरटी में ये सबसे पहले दिया है।
हेनरी लॉ जो होता है, एक बच्चा कह रहा है सर फॉर्मेलिटी, मेरे दोस्त अभी अभी बताया है, फॉर्मेलिटी की जरूरत, डाइल्यूशन की जरूरत इस चैप्टर में नहीं है। जिस चीज की इस चैप्टर में जरूरत नहीं है वो बातें आपको नहीं बताई गई हैं, है ना। कंसंट्रेशन में उतना ही पार्ट पढ़ाया गया है जिसकी जरूरत इस चैप्टर में, और जो नहीं है वो नहीं पढ़ाया गया है, वो आपको आगे फ्यूचर में बताया जाएगा जब जहां जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लास्ट बार मैं रिपीट कर रहा हूं, जरा सभी बच्चे एक बार अच्छे से सुन लें। मैंने उतना कंसंट्रेशन पढ़ाया है जितना हमें इस चैप्टर में जरूरत है, जो इस चैप्टर में जरूरत नहीं है वो पार्ट नहीं पढ़ाया गया है। जैसे फॉर्मेलिटी, जैसे डाइल्यूशन करने से कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, जैसे एसिड बेस रिएक्शन होगी तो कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, ये सारी बातें नहीं बताई गई हैं। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं पर भी। ठीक है, क्योंकि हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, लिक्विड सोल्यूशन पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं। तो उतना पार्ट पढ़ा है जितना इसमें जरूरत है। अब जरा देखो बच्चों, गैस इन लिक्विड सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम ये वाला सोल्यूशन पढ़ेंगे, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन। ठीक, तो इस बात को पढ़ने के लिए सबसे पहली हेडिंग की जो जरूरत पड़ती है वो होती है ये, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। तो यार ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड क्या होता है, इस बात को समझाते हैं। फर्स्ट हेडिंग हमारी ये है, सब लोग जरा समझें, ये है हमारी फर्स्ट हेडिंग, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। अब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है इस बात को समझाते हैं, ध्यान दीजिए। देखो बच्चों, अब आप लोग सब लोग टॉपिक पे आ जाओ, समझाता हूं आपको। देखो बच्चों, ये एक क्लोज कंटेनर है। कैसा कंटेनर है? क्लोज कंटेनर है। सभी बच्चे आराम से इस बात को समझें, ठीक है। ये हमने एक क्लोज वेसल ले लिया है, इसमें मैंने क्या कर दिया, कोई प्योर लिक्विड ले लिया, सपोज करो वाटर ले लिया है, ऐसे। ये देखो, ये हमारे पास प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड इस तरह से। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा किस तरह से हम लोग करना है। सर आप, हाँ चैट थोड़ी रुक जा रही भैया, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ये सब इसमें पढ़ाया जाएगा। देखो जितनी हेडिंग है सारी की सारी हेडिंग पढ़ाई जाएंगी, तुम लोग सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। कब कौन क्या पढ़ाया जाएगा ये हम बताएंगे ना यार, तुम थोड़ी बताओगे। आइडिया हमें है ना कब कौन सी चीज पढ़ानी चाहिए। इधर देखो, देखो ये प्योर लिक्विड है। अब प्योर लिक्विड है तो ये क्या करेगा, वेपर बनाएगा। अब वेपर बनाना चालू कर रहा है, जरा देखो प्योर लिक्विड है, अब प्योर लिक्विड की वेपर बनना चालू हुई, ये वेपर है ऐसे, ये देखो। तो जब प्योर लिक्विड वेपर बना रहा है तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस का नाम हम लोग क्या रखते हैं, ये लिक्विड से वेपर में जा रहा है। ये कौन सा फेज है, वेपर फेज है, ये वेपर है, वेपर ऑफ लिक्विड है। अब जरा बताना बच्चों, एक एक करके हम बात को समझते चले जाएंगे। सबसे पहले मैंने लिखा इवोपोरेशन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब लिक्विड किसमें कन्वर्ट होता है, इनटू वेपर फेज। लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रही है तो उस प्रोसेस का नाम रखा जाता है एवोपोरेशन या वेपराइजेशन। तो ये वाली सिचुएशन है इवोपोरेशन की, यहां पर एवोपोरेशन हो रहा है। अब वेपर बनती जाएगी, वेपर बनती जाएगी ऐसे, फिर कुछ समय बाद क्या होगा बच्चों, हाँ इवोपोरेशन या वेपराइजेशन। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब लिक्विड वेपर बना रहा है, लिक्विड वेपर बना रहा है, लगातार वेपर बनती चली जाएगी, फिर वो कंडेंसेशन स्टार्ट कर देगा। अब क्या हुआ, कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है जरा समझो। कंडेंसेशन का मतलब होता है वेपर
इनटू लिक्विड, जब वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रही हो, कन्वर्ट, अब क्या हुआ, इवोपरेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, इवोपरेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। जब ऐसा चलेगा तो कुछ समय बाद इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा, इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा। ये देखो इक्विलिब्रियम आ गया। ये वाला प्रोसेस क्या है, एवोपरेशन है, और ये वाला प्रोसेस मेरे बच्चों कंडेंसेशन है। ये देखो मैंने क्या पढ़ाया आपको, मैंने सिर्फ एक सिंपल सी बात बताई, क्या, जब किसी लिक्विड को क्लोज कंटेनर में रख देंगे हम, ठीक है, तो क्या होगा, वेपर बनती रहेगी, वेपर बनती रहेगी, वेपर बनती रहेगी। तो लिक्विड से वेपर में जाना उसको कहते हैं एवोपोरेशन। अब जब वेपर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वो कंडेंसेशन स्टार्ट कर देगी। तो वेपर से लिक्विड में आना इसको कहते हैं कंडेंसेशन। एक समय ऐसा आएगा कि दोनों में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगी, दोनों में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगी, एट इक्विलिब्रियम। दोनों में क्या हो गया, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया। बच्चों ने कहा ठीक। अब मैं यदि बच्चों से एक बात पूछूं, क्या बता सकते हो कि ये प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? अब बच्चों का क्वेश्चन बताइए, ये प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? इस फिजिकल प्रोसेस की हीट ऑफ इंथैल्पी कैसी होगी, इस फिजिकल प्रोसेस की इंथैल्पी कैसी होगी? ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक? आंसर बताएं, एंडो या एक्सो? बस एंडो या एक्सो लिख दो। वेरी गुड, एंडो, एंडो। एक आध बच्चा एक्सो भी कह रहा है। एंडो, एंडो, एंडोथर्मिक, 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 एक्सो, एंडो, मोस्टली एंडो कह रहे हैं। गुड। इसका मतलब दोस्त ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। क्यों? ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम लिक्विड से वेपर में जा रहे हो, लिक्विड से वेपर में जा रहे हो, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। और यदि एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो डेल्टा एच का साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है। क्यों? क्योंकि आप ऐसा काम कर रहे हो। जरा देखिए आप कर क्या रहे हो, आप दोस्त ये कर रहे हो, हमारे पास लिक्विड के बीच में इंटरेक्शन होता है। हम लोग ये पढ़ते हैं कि लिक्विड में इंटरेक्शन होता है, एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के साथ किसी ना किसी इंटरेक्शन से बंधा होता है, ऐसे, इस तरह से। ये देखो, ये देखिए, ये देखिए, एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के साथ इस तरह से इंटरेक्शन में रहता है। ये देखो, ये क्या है, इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन मतलब फोर्स। किस तरह का फोर्स? अट्रैक्शन फोर्स। तो ये अट्रैक्शन फोर्स है, ऐसे। और जब ये वेपर फेज में जाता है, ये देखो इसकी वेपर बनी, तो यार जब तक आप इस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक नहीं करोगे, ये वेपर फेज है और ये इसका लिक्विड फेज था। तो आपने क्या किया है, अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक किया है। तो दोस्त अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने के लिए ऑलवेज एनर्जी देनी पड़ेगी ना। इसी वजह से प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक है। तो पहली बात बच्चों ने कहा सर बिल्कुल सही है, प्रोसेस एंडोथर्मिक है। हमने कहा बिल्कुल ठीक, प्रोसेस एंडोथर्मिक है। इंट्रैक्शन का मतलब फोर्स, कौन सा फोर्स होगा, तो लिक्विड लिक्विड के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, और उस फोर्स को ब्रेक कर रहा है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी देने का मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो वाटर या किसी भी लिक्विड का वेपराइजेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। बच्चों ने कहा हाँ सर, क्यों टेंशन ले रहे हो? मैंने कहा अच्छा। अब जरा देखो वेपर प्रेशर की डिफिनीशन बताता हूं, गौर से पकड़िएगा। वेपर प्रेशर की डिफिनीशन क्या है, डेल्टा, डेल्टा एच का मतलब होता है इंथैल्पी चेंज। एक बच्चा कह रहा सर ये डेल्टा एच का मतलब क्या है? डेल्टा एच का मतलब है इंथैल्पी चेंज, थर्मोडायनेमिक्स में, है ना। एब्सोल्यूट इंथैल्पी इज नॉट काउंटेबल, एब्सोल्यूट इंथैल्पी काउंटेबल नहीं है, ऑलवेज हम चेंज इन इंथैल्पी काउंट करते हैं। तो डेल्टा एच का मतलब है चेंज इन इंथैल्पी, पूरी रिएक्शन में इंथैल्पी का कितना चेंज आएगा, वो डेल्टा एच है। चलिए थर्मोडायनेमिक्स छोड़ते हैं, अब पहले इसकी डिफिनीशन समझ लेते हैं। अब गौर समझिएगा डिफिनीशन,
देखो ये जो वेपर बनी, अब ये जो वेपर बनी है ये प्रेशर एक्सर्ट करेगी। क्यों? ये यहां कोलिजन करेंगे, 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 यहां कोलिजन करेंगे। तो जो वेपर बनी, वेपर का बिहेवियर गैस जैसा होता है, तो वो क्या करेगा? कंटेनर में कोलिजन करेगा, कोलिजन करेगा तो प्रेशर आ गया। इसी प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं। इसी प्रेशर को दोस्त वेपर प्रेशर कहते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर इंथैल्पी क्या होती है? प्रभु बताया जाएगा थर्मोडायनेमिक्स में, अभी इंथैल्पी डिफाइन नहीं हो सकती इस जगह पे, है ना। तो जरा समझो वेपर प्रेशर क्या होता है। लिक्विड की वेपर इक्विलिब्रियम में, लिक्विड की वेपर इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होने पर जो प्रेशर जनरेट करती है उस प्रेशर को ही वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहते हैं। देखो ये लिक्विड है, इसकी वेपर ये है, इस वेपर ने जो भी प्रेशर जनरेट किया कंटेनर में उसी को वेपर प्रेशर कहते हैं। मगर कब? जब उनमें इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गई थी तब। तो टोटल प्रेशर एक्सर्ट बाय वेपर ऑफ लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ये देखो, जरा देखो, ये डिफिनीशन लिखी है, देखिए, टोटल प्रेशर एक्सर्ट बाय वेपर ऑफ लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। अब जैसे देखो यहां लिखा है ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, तो वो सारा प्रेशर लिक्विड के सरफेस पे थोड़ी लगाएगा, पूरे कंटेनर में लगाएगा। तो सॉरी, अब ये पूरे कंटेनर में लगा रहा है ना। तो लिक्विड की वेपर ने जो प्रेशर जनरेट किया कंटेनर के अंदर एट इक्विलिब्रियम, उसी प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं इन ए क्लोज कंटेनर एट इक्विलिब्रियम। और ये इक्विलिब्रियम किसके बीच में है? इनके बीच में है, इनके बीच में, एवोपोरेशन और कंडेंसेशन के बीच में। तो वेपर प्रेशर की डिफिनीशन क्या होती है? सबसे पहले ये पकड़ो, वेपर प्रेशर की डिफिनीशन क्या होती है? क्या? जब लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा उस समय वेपर ने जो भी प्रेशर जनरेट कर रखा है उसी प्रेशर को वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहा जाता है। और इसको मतलब डिफिनीशन वाइज साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहोगे? तो साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं टोटल प्रेशर एक्सर्ट बाय वेपर ऑफ लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। अब मान लो कोई ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड ना लिख के टोटल प्रेशर एक्सर्ट बाय वेपर ऑफ लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। और जबकि वो सरफेस पे नहीं डाल रहा होगा, पूरे कंटेनर में उसका प्रेशर पड़ रहा होगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर का मतलब सिर्फ इतना सा है, लिक्विड की वेपर ने इक्विलिब्रियम में जो प्रेशर जनरेट किया उसी को वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहते हैं। फिर से सुनो, बिल्कुल देसी लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में, लिक्विड की वेपर ने जो प्रेशर जनरेट किया उसी को वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहते हैं, इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे। ठीक है क्या? फिर से समझिए, लिक्विड की वेपर ने जो प्रेशर जनरेट किया इक्विलिब्रियम पे उसी प्रेशर को वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहते हैं। बच्चों ने कहा ठीक है सर, अच्छी बात है। अच्छा, ये प्रोसेस एंडोथर्मिक। तो बच्चों ने कहा सर उसकी वैल्यू बता सकते हो? हमने कहा बिल्कुल बता सकते हैं। अब जरा देखिए, गौर समझिएगा, अब एक एक करके हम लोग ऊपर की ओर भाग रहे हैं, मतलब अब टॉपिक में आगे चल रहे हैं, है ना। देखो बच्चों, किसी ने कहा इसकी वैल्यू बता सकते हो? मैंने कहा बिल्कुल बता सकते हैं। हमारे पास बच्चों इक्विलिब्रियम कौन सी थी? ये इक्विलिब्रियम थी। ध्यान दीजिएगा, आप लोग डरिएगा नहीं, खेल होने वाला है। और ये सारी बातें आप पीछे पढ़ चुके हो 11th में, और नहीं भी पढ़े हो तो हम तो पढ़ा ही रहे ना। अब जरा देखो, ये ऐसे है, ये इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज है। बच्चों ने कहा हाँ सर। अब बताओ, यदि कहीं पर इक्विलिब्रियम आएगी तो दोस्त इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी तो बनेगा। भाई आपने वेपर प्रेशर डिफाइन कहां किया है? इक्विलिब्रियम पे। तो यदि यहां पर इक्विलिब्रियम आई है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा ना। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू प्रेशर ऑफ वाटर वेपर अब देखो, कंसंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड
इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट नहीं करता। इक्विलिब्रियम इक्वेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं करता? इक्विलिब्रियम इक्वेशन में कंसंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड पार्टिसिपेट नहीं करता और कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिसिपेट नहीं करता, है ना। आप लोगों ने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में। परेशान ना हो, अभी मैं जादू करके इसको सही कर देता हूं। तो देखो बच्चों, तो इसका जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालोगे तो सिर्फ इतना सा निकल के आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू आएगा प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। ये देखो, और ये जो प्रेशर ऑफ वाटर वेपर है, गौर समझिएगा, डरिएगा नहीं, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आ रही है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पहले ये बात बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने जो लिखा है वो सारे बच्चे समझ पाए कि नहीं? कैसे लिख दिया? ये समझ पाए कैसे लिखा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? सब लोग पहले ही बताओ कि हाँ सर ये इक्वेशन समझ में आ गई। यार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में, तो गैस का तो प्रेशर आएगा ना, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये क्या है? लिक्विड। और प्योर सॉल्वेंट का हम लोग कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में नहीं लिखते, तो ये इक्वेशन ऐसे हो जाएगी, ये देखो ऐसे हो जाएगी। यस सर, हाँ एक आध बच्चों ने यदि नो सर लिखा है तो उनको वो समझा दिया है, तुम समझ लो भैया। जिन्होंने नो सर लिखा है उनके लिए भी हम है, और जिन्होंने यस सर लिखा है उनके लिए भी हम है। हमें देखो वो बच्चा भी प्यारा है जो पहली रैंक के लिए लड़ रहा है, और वो बच्चा भी प्यारा है जो लास्ट रैंक के लिए लड़ रहा है। लास्ट रैंक का मतलब 4000 वाली रैंक के लिए लड़ रहा है, 3000 वाली रैंक के लिए। हमें तो सबको आईआईटी के गेट के अंदर ले जाना है। तो देखो जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो इससे समझे। भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन है? ये। और प्रोडक्ट क्या है? वेपर है। वेपर मतलब गैस। तो गैस को क्या प्रेशर के फॉर्म में लिखोगे ना, तो प्रेशर ऑफ गैस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड। और प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन कांस्टेंट माना जाता है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन में नहीं लिखा जाता, इसलिए मैंने इसको हटा दिया और ये लिख दिया, और ये आ गया। अब ये इक्वेशन जो आई है दोस्त, ये बहुत खतरनाक वैल्यू आई है, चेक करना है। देखो ये क्या है? यही तो है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड की वैल्यू क्या आई, जरा चेक करो। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड की वैल्यू आ रही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है, और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड की वैल्यू क्या आ रही है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। हाँ आ रही है। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड की वैल्यू आ रही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। अब मैं देने जा रहा हूं सीएचडी। अब पकड़ना बच्चों, सीएचडी नंबर बताओ जल्दी से बच्चे, सीएचडी नंबर बताइए। आज कौन सा देना है? सीएचडी नंबर, सीएचडी नंबर बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देने वाला हूं, इस पर खूब धड़ल्ले से क्वेश्चन बनेंगे, और जब भी क्वेश्चन आएंगे तो तुम लोगों को तोते उड़ जाएंगे, मतलब तुमको लगेगा अरे कैसे करें, मगर यदि ध्यान रखोगे तो मस्त आंसर आएगा। सीएचडी नंबर बताइए। हाँ सीएचडी नंबर बताओ। हाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केपी लिख लो चाहे केसी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू के बराबर आ रही है। और वो क्या होगा? प्रेशर है तो केपी होगा। ट्वेल्व नंबर, ओके। देखो देखिए बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड मैं ऐसे लिख देता हूं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड की वैल्यू वो कितनी आई बच्चों? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। कितनी आई? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर, यही तो आई है।
बच्चों ने कहा हाँ बिल्कुल सही है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आया है। तो अब जरा गौर सुनिएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, अच्छे से पकड़िए बच्चों, ओनली डिपेंड अपॉन पहला टेम्परेचर, दूसरा नेचर ऑफ लिक्विड। अब गौर समझो, देखो यार, वेपर प्रेशर एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा था कि वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो गौर सुनिए, वेपर प्रेशर भी किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसका आंसर क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। वो सिर्फ दो बातों पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर और लिक्विड चेंज कर दो तो, क्यों? लिक्विड चेंज कर दोगे तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। तो किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है, और वो बेटा चेंज कभी नहीं होता है, कभी नहीं चेंज होगा। जैसे किसी ने कहा, गौर सुनिएगा, जैसे किसी ने कहा कि एक गिलास पानी है, उसको क्लोज करके रख दिया, उसका वेपर प्रेशर कितना बनेगा? तो उतना ही बनेगा जितना एक ड्रम पानी का बनेगा, यदि टेम्परेचर सेम है तो। क्यों? क्योंकि उसके वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी आ रही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रही है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी बात पर डिपेंड नहीं करता। किसी ने कहा वाई, रीजन क्यों है? अब इसका रीजन भी लिख देता हूं। किसी ने कहा रीजन क्या है, तो रीजन क्या है, बिकॉज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, because equilibrium constant only depend upon टेम्परेचर, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और कुछ भी करोगे अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगा नहीं, शेप ऑफ वेसल पे डिपेंड करेगा नहीं, वॉल्यूम ऑफ वेसल या कंटेनर पे डिपेंड करेगा नहीं, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगा नहीं, किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर और नेचर ऑफ लिक्विड। आप कुछ भी चेंज करोगे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड नहीं चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, दिमाग में बैठा लो। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कभी भी चेंज नहीं होगा, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। आप कुछ भी करो, आप कंटेनर का वॉल्यूम चेंज कर दो, कंटेनर का शेप चेंज कर दो, ठीक है, कंटेनर में उस लिक्विड का अमाउंट चेंज कर दो, कुछ भी करो, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। किसी ने कहा क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आ रही है, और जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी नहीं चेंज होता है पर्टिकुलर रिएक्शन का, तो वेपर प्रेशर भी कभी नहीं चेंज होगा, वेपर प्रेशर भी कभी नहीं चेंज होगा, ध्यान रखिएगा। तो दिमाग में एक बात बैठा लो, क्या? कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज ए कांस्टेंट ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ लिक्विड। उसके अलावा वो कुछ भी चेंज करता है तो आंख बंद करके वैल्यू कांस्टेंट रखना। हमने कहा यदि कंटेनर का, गौर सुनिए, हमने कहा यदि लिक्विड को डबल कर दिया जाए, लिक्विड का अमाउंट डबल कर दिया जाए, तो क्या वेपर प्रेशर चेंज होगा? आप कहोगे ना सर ना। हमने कहा यार लिक्विड के में कंटेनर का साइज डबल कर दिया जाए, तो क्या वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड चेंज होगा? आप कहोगे ना सर ना, मना कर दोगे। कुछ भी चेंज किया जाए, फिर से दिमाग में बैठा लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन आएगा तो तुम फैल जाओगे।
मतलब गलत करोगे क्या, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आ रही है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं चेंज होगा तो ये वैल्यू भी नहीं चेंज होगी, है कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा, तो किसी भी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर सिर्फ दो बातों पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर और नेचर ऑफ लिक्विड। ऐसा इसलिए क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा, इसकी वैल्यू चेंज हुई तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। सब लोग पहले इतनी बात समझ गए, यस या नो लिखो। क्या इस बात को सब लोग समझ गए कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा और किसी बात पर डिपेंड नहीं करेगा, यस या नो। यस बताओ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है। यस यस, हाँ, उसकी वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है। गुड गुड गुड। अब बच्चों ने कहा सर इतनी देर से पढ़ा रहे हो, एक क्वेश्चन तो मार दो। सही दोस्त, सही सही चल रहा हो, सही चल रहा हो, सही चल रहा हो। हाँ, यस यस, आओ 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 आओ, आ जाओ। बच्चों ने कहा सर एक क्वेश्चन मार दो। अब मैं क्वेश्चन कभी नहीं कराऊंगा, मैंने आपको बोला था क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे, क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे। अब देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए प्यारे बच्चों। क्या लिखा है, वाटर लिक्विड रिवर्सेबल वाटर वेपर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, ये क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट EQV। MM/Hg यूनिट भी दे रखी उन्होंने। अच्छा, यहां पर गलत लिखा है, मुझे ध्यान है जब मैंने प्रिंट कराया था तो यहां पे ये था, भाई ने क्या किया 1 को 7 कर दिया है, यहां पर 1.2 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1.2। बताइए आंसर क्या आएगा। ओए अच्छे से बताओ, ये एक दो बच्चे सी कैसे दे रहे हैं, मार खा जाएंगे वो लोग जो सी दे रहे हैं। हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं पूछ रहे हैं, इसी वजह से मैंने वन ऑप्शन लिखा था, ये क्वेश्चन मैंने डिजाइन किया है, क्योंकि इस टॉपिक के क्वेश्चन बुकों में नहीं होते और ना पेपरों में होते हैं, मगर आईआईटी में वही पूछा जाएगा। क्यों, क्योंकि टॉपिक तो वही है और स्कूल में भी पूछे जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, मगर जिसको डिफिनीशन और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बताइए, हाँ तो देखो क्या आएगा, ये क्या है, ये आप चेक करो इक्विलिब्रियम है, तो यहां पर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना आएगा, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, इतनी है, तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर भी इतना ही आएगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, ऑल आईआईटी, यस ऑल आईआईटी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक आध बच्चे पहले क्या कर रहे थे, P=1 एटमॉस्फेयर छाप रहे थे, क्यों, क्योंकि उनको लगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 है, मगर वो बच्चे इस बात को समझ ही नहीं पाए। मतलब मेरी एक एक बात को गौर सुनो, कंटेनर कैसा है, क्लोज, और जब कंटेनर क्लोज है तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे हुआ, ओपन कंटेनर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और फिर इतनी पढ़ाने की जरूरत ही क्या पड़ती यार। हाँ, ऑल आईआईटी, सही है, मस्त, मस्त है मस्त, झक्काश। बच्चों ने कहा सर ये पॉइंट तो समझ में आ गया है, आगे बताओ। अच्छा, एक मिनट, इस क्वेश्चन को बताओ, क्या लिखा है, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन इन ए क्लोज वेसल इज इतना इफ द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज ट्रिपल्ड। हाँ, वेरी गुड बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर दो, 20 सेकंड मिलते हैं, आंसर दो, जल्दी से आंसर दीजिए।
हाँ बच्चों आंसर दीजिए। अच्छा एक बार सभी बच्चे बता, एक बार सभी बच्चे बता दे ऑडियो तो आ रहा है ना, क्योंकि थोड़ा इमरजेंसी थी तो मैं ऑडियो स्विच ऑफ करके गया था। तो एक बार जरा देखिए ऑडियो तो आ रहा है ना। आईआईटी बॉम्बे, यस। आंसर मैं चेक करता हूं। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 Kelvin in a closed container is 750 torr. If the volume of the container is triple, then its vapor pressure at 298 Kelvin will be। देखो वेपर प्रेशर की वैल्यू किसके बराबर होती है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। और ये किस पे डिपेंड करती है? ओनली टेम्परेचर पे, ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो क्या टेम्परेचर चेंज हुआ? नहीं। तो जब टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ तो वैल्यू नहीं चेंज होगी। हाँ वेरी गुड, मस्त यार, मस्त बच्चों, सही कॉन्सेप्ट पकड़ रहे हो तुम लोग। बस इसी बात की खुशी होती है कि बच्चे मेरे जो है ना किसी भी बैच में हो वो कॉन्सेप्ट मस्त पकड़ते हैं, है ना, कॉन्सेप्ट मस्त पकड़ते हैं और सही आंसर देते हैं। बहुत सही यार, बी फॉर आईआईटी बॉम्बे, बी फॉर आईआईटी बॉम्बे, गुड। छा गए दोस्त, छा गए, बहुत सही। अब बच्चों ने कहा सर ये बात आपकी समझ में आ गई, हाँ बी फॉर आईआईटी बॉम्बे, यस यस। क्वेश्चन टाइम आते तो क्या कर दे। अच्छा अब देखो दोस्त, इतनी देर से हम चिल्ला रहे हैं और आप भी चिल्ला रहे हो मेरे साथ साथ कि वेपर प्रेशर सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो किसी ने कहा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो कैसे? टेम्परेचर बढ़ाने से घटेगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा? ये भी तो बात आएगी यार। तो अब देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन वेपर प्रेशर। जब वेपर प्रेशर सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तो ये भी तो पूछा जाएगा ना कि कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब जरा देखो बच्चों, यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यार वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ये क्या है? CHD नंबर 13। यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। किसी ने कहा कैसे? किसी ने कहा कैसे? अब देखो खतरे का निशान बना देता हूं, देखो जरा खतरे का निशान कहीं मिलता है इसमें? है खतरे का निशान कहां मिलेगा? ओए खतरे का निशान कहीं है? किसमें होता है? इसमें होगा, इसमें ये निशान है। अच्छा देखिए बच्चों, खतरे का निशान बना देता हूं। खतरे का निशान क्या है? खतरे का निशान जरा समझिएगा। ये फार्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है? गौर सुनिएगा। जब कंपेयर जब कंपेयर सेम लिक्विड का दो डिफरेंट टेम्परेचर में किया जा रहा हो। ये कॉन्सेप्ट कब लगाओगे? जब सेम लिक्विड में दो डिफरेंट टेम्परेचर पे कंपेयर किया जा रहा हो। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा वेपर प्रेशर। तो किसी बच्चे ने कहा कैसे? मैंने कहा यार टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? हीट। कहां गया, कहां गया पीछे? ये टेम्परेचर का मतलब क्या है? हीट।
तो जितनी ज्यादा हीट दोगे उतने ज्यादा इंट्रक्शन ब्रेक होंगे, और इंट्रक्शन ब्रेक होंगे तो वेपर ज्यादा बनेगी, यदि वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर का प्रेशर भी ज्यादा आएगा। सिंपल सी बात है कि नहीं भाई? जितनी ज्यादा हीट दोगे उतनी ज्यादा वेपर बनेगी, और वेपर ज्यादा बनेगी तो प्रेशर भी ज्यादा आएगा। तो किसी बच्चे ने कहा सर हमें ये नहीं समझ में आया, थोड़ा लॉजिक बताओ। तो हमने कहा लो यार ये पढ़ो, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एंडोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और यदि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है तो वेपर ज्यादा बन रही है, और वेपर ज्यादा बन रही है तो प्रेशर ज्यादा आएगा, है? तो चाहे जिस कॉन्सेप्ट से कर लो, तो ध्यान रखिएगा क्या करोगे जब आप, किसी ने कहा रीजन बता दो, तो रीजन भी हम बता देते हैं। क्या रीजन है? रीजन ये है कि ये इक्विलिब्रियम कैसा है? एंडोथर्मिक। और दोस्त यदि इक्विलिब्रियम रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो आप सबको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, है ना? इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन if temperature of system मतलब रिएक्शन या प्रोसेस increases, ठीक है? किसी ने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो, तो हम लिख देंगे ड्यू टू, आप लोगों ने प्रिंसिपल पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में, ड्यू टू ली चटेरियल प्रिंसिपल। जब आप इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम ऑलवेज एंडोथर्मिक की साइड में शिफ्ट होता है, और एंडोथर्मिक कहां है? आगे की ओर। जब आगे की ओर रिएक्शन गई तो वेपर ज्यादा बनी, और वेपर ज्यादा बनेगी तो प्रेशर ज्यादा आएगा। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे ही प्रेशर बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, ये देखिए, है ना? चलो क्वेश्चन अगले पेज पे देते हैं, मजा नहीं आता है एक ही पेज पे सब कुछ करने में। देखो बच्चों, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर बताइएगा। T1 केल्विन पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए P1 है। T2 केल्विन पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए P2 एटमॉस्फेयर है। इफ T2 greater than T1 then select करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, पहला P1 बराबर P2, दूसरा P1 लेस देन P2, तीसरा P1 लेस देन P2, P1 की वैल्यू P2 से डबल है। बताओ कौन सा आंसर सही है? हाँ आंसर बताइए। टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बढ़ेगा। यस, आंसर बताओ, सही बताइएगा। आईआईटी चेन्नई आंसर दे रहे हैं बच्चे। बच्चे कह रहे सर आईआईटी चेन्नई, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी चेन्नई। हमने कहा अच्छा आईआईटी चेन्नई, आईआईटी चेन्नई। तो देखो यार, वेपर प्रेशर, बच्चों का आंसर आईआईटी चेन्नई है। अब मैं भी चेक करता हूं। वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के फॉर सेम लिक्विड। आप लोग अभी एक बात पे फोकस नहीं कर रहे हो, जिस पर मैं फोकस दिलाने की बार बार कोशिश कर रहा हूं। सेम लिक्विड, सेम लिक्विड, सेम लिक्विड। वेरी गुड, मस्त आंसर है दोस्त। तो टेम्परेचर ज्यादा, वेपर प्रेशर ज्यादा। T2 टेम्परेचर बड़ा है
तो T2 का वेपर प्रेशर बड़ा होगा। IIT चेन्नई आंसर होगा। गुड, छा गए छा गए छा गए। चलो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं जल्दी। जल्दी आंसर बताओ प्यारे बच्चों। गुड, छा गए यार, मस्त। IIT चेन्नई, इसका क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एट 300 केल्विन इज x atmosphere. If the temperature of the container increases to 400 Kelvin, then the vapor pressure of pure liquid A will be at 400 Kelvin. ओए 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 ओए, ये यही जोश चाहिए, इसी तरह का जोश दिखाओ। देखो यार, सब्जेक्ट की टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो, सिलेबस धीमे चल रहा है तेज चल रहा है, इसकी टेंशन ना लो। ये हमारा काम है, हमें पता है कब उसको स्पीड अप करना है ना, कब कैसे क्या करना है, उसकी टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम सिर्फ एक बात पे फोकस करो कि मस्त समझ पा रहे हो और मस्त क्वेश्चन कर पाओ, बस बाकी टेंशन ना लो, है ना, वो हम करेंगे। बहुत सही बहुत सही, ऑल IIT ऑल IIT ऑल IIT, सही है। तुमने क्या किया है, टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाएगी। हाँ, तुमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाएगी। बहुत सही, छा गए। अब एक बच्चे के दिमाग में आया, क्या आया जरा समझो। एक बच्चे के दिमाग में आया, सर, हमने कहा क्या हुआ दोस्त, उसने कहा सर टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। हमने कहा हाँ, कितना बढ़ता है भाई? जैसे मान लो हमने कहा कि 300 केल्विन पे वेपर प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है, तो 400 केल्विन पे कितना होगा? बढ़ तो जाएगा, 2 से ज्यादा तो हो जाएगा, मगर कितना हो जाएगा? अरे भाई कोई वैल्यू तो आएगी ना बढ़ के। तो मैंने कहा यार दोस्त बात तो सही कह रहे हो, बात तो सही कह रहा है बेचारा। वो कह रहा है कि सर बताओ, आप ये कह रहे हो कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, मान लिया। आपने कहा टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर बढ़ेगा, मान लिया, मगर कितना, वैल्यू कैसे निकालोगे? हमने कहा बात तो सही पकड़ी यार बच्चे ने। अब यदि बच्चे ने कहा है तो आप तो जानते हो बच्चे की बातें तो हम टाल नहीं सकते, है कि नहीं? तो चलो बच्चों की ख्वाहिश पूरी करते हैं। तो बच्चों ने कहा कि सर ये बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने से कितना वेपर प्रेशर निकलेगा, वो कैसे निकालोगे? तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कैलकुलेट वेपर प्रेशर इन टेम्परेचर रेंज, टेम्परेचर रेंज या चेंज। जब आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो हम वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे, उसको हम लोग बताते हैं। इसको जरा सेट कर दें थोड़ा सा, आ जाओ बेटे इधर लग जाओ। देखो बच्चों, इस बात को करते हैं और आंसर बनाते हैं। अब देखो, एक इक्वेशन आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ी थी। केमिकल इक्विलिब्रियम में प्यारे बच्चों हम लोगों ने ये पढ़ा था, केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ा था? ln, ध्यान है सब बच्चों को, K2 अपॉन K1 इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। वेयर कौन कौन क्या क्या है, क्या था? K1 एंड K2, ये क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एट टेम्परेचर T1 एंड T2। डेल्टा H क्या है? एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन,
ठीक है, यही तो था ना केमिकल इक्विलिब्रियम में। अब जरा देखो, आपने निकाला, गौर से देखिए, आपने कहा कि P2 की वैल्यू क्या हो गई K2, P1 की वैल्यू क्या हो गई K1 फॉर वेपर प्रेशर। ठीक है, क्या हुआ, तो P1 प्रेशर कब है, P1 प्रेशर है T1 केल्विन पे और P2 प्रेशर है T2 केल्विन पे। तो जो आपको फार्मूला केमिकल इक्विलिब्रियम में आता था, बस उसी फार्मूले में इसकी वैल्यू डाल दो। तो अब देखो ये फार्मूला कैसा हो जाएगा, अब ये फार्मूला ऐसे हो गया, ln P2 अपॉन P1 इक्वल टू डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अब ये ऐसे हो जाए, वेयर कौन कौन क्या क्या है, यदि आप जानना चाहते हो तो लिख देता हूं। देखो P1 क्या है और P2 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट टेम्परेचर T1 केल्विन एंड T2 केल्विन। ये देखो, तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको फार्मूला आता था, उसी फार्मूले में बस क्या करो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जगह प्रेशर डाल दो। तो ये देखो आ गया फार्मूला। तो यदि कहीं पर हमें प्रेशर निकालने को आएगा तो हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे। एलएन को जानते हो ना क्या लिखा जाता है, लॉग के फॉर्म में ये क्या लिख दिया जाएगा, लॉग के फॉर्म में ऐसा हो जाएगा, लॉग के फॉर्म में यही फार्मूला ऐसा हो जाएगा। ये देखो, तो यदि यार दोस्त किसी ने हमसे पूछ लिया कि जरा बताओ कि टेम्परेचर बढ़ाने से कितना वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो हम इस फार्मूले का यूज कर लेंगे। तो बच्चों ने कहा सर कैसे करोगे, हमने कहा ये क्वेश्चन करो। अब इस क्वेश्चन को करके देखो बच्चों, द कैसे यूज करोगे, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 300 केल्विन टेम्परेचर इज P1, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 300 केल्विन temperature is P1 atmosphere and 400 Kelvin temperature is P2 atmosphere. Calculate ln P1 upon P2 value, ध्यान रखना P1 upon P2 लिखा है, कैलकुलेट P1 upon P2 वैल्यू। बताओ भाई, P1 upon P2 की वैल्यू निकालनी है, या वैसे मेरे हिसाब से इसने गलत छाप दिया है, क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन ड्रा किया था ना तो यहां 2 लिखा था, यहां 1 लिखा था। तो आप ये कर लो, है ना, क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन ड्रा करके भेजा था तो मैंने ln P2 अपॉन P1 बोला था। आंसर बताओ कैसे करोगे, कैसे करोगे। तो बच्चों को हो सकता है दिक्कत आए कि सर हमें फार्मूला याद नहीं रहता, तो भैया केमिकल इक्विलिब्रियम वाला तो याद रहता है। तो क्या हुआ, ln P2 अपॉन P1 इक्वल टू डेल्टा H वेपराइजेशन डिवाइडेड बाई R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ln P2 अपॉन P1 निकालना है, डेल्टा H की वैल्यू कितनी है 8.314 जूल, और बच्चों R की वैल्यू जूल के फॉर्म में भी इतनी ही होती है, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ध्यान है सब बच्चों को, टेम्परेचर 300, दूसरा टेम्परेचर 400, 300 400 है ना, यस। अब इसको सॉल्व करो, मैंने ऐसी वैल्यू दी थी जिसमें बच्चों को कैलकुलेशन ना करनी पड़े, क्योंकि यार कैलकुलेशन में टाइम चला जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो ln P2 अपॉन P1 की वैल्यू दोस्त कितनी निकल के आई
क्या लिख रहे हो आंसर? ओए आंसर सही बताओ। अच्छा हाँ बी, आईआईटी बॉम्बे। एक आध बच्चा ए भी लिख रहा है। भाई गंदी बात नहीं करो यार, हैं? हम तुम्हारी किसी बात का बुरा मानते हैं? बताओ नहीं। तो तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो कि हम बुरा मान जाए? हाँ वेरी गुड, अब सही आंसर है। एक आध बच्चों ने ए दिया है, मुझे लग रहा है वो जल्दबाजी में दे दिया होगा, है ना? मतलब वो मेरी कैटेगरी के होंगे, उन्होंने यहाँ कैलकुलेशन गलत कर दी होगी, सब उड़ा दिया होगा, चारों जीरो उड़ा दिए होंगे तो 1/12 आ गया होगा, है ना? वो 1/12 आ गया होगा। उन्होंने क्या हो मेरे से भी सीख लिया होगा ना, छोटी मोटी गलती करना है। अच्छी बात है ना सीखना हमसे, है? जो छोटी मोटी कमियां है वही सीखना। अच्छी बात है ना सीखियो। हाँ वेरी गुड, आईआईटी बॉम्बे लिखो ना। हाँ जैसे आयुष लिख रहा है, हर्ष लिख रहा है, हाँ सौरभ लिख रहा है, अभय लिख रहा है, निधि लिख रही है, प्रीति लिख रही है, हाँ शोभित लिख रहा है, मोहित लिख रहा है। अब भैया इतनी जल्दी दी आंखें भी नहीं पढ़ पा रही हैं, है ना? बिल्कुल एकदम चील जैसी आंखें छोटी करके पढ़ना पड़ता है। हाँ अर्पिता लिख रही है, ठीक है। मस्त मस्त, छा गए यार तुम लोग तो। मस्त है दोस्त। अब आपको एक डरावनी चीज देते हैं। अब ये वाला पॉइंट डरावना है, इसको अच्छे से पकड़ना। रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, अब देखना तुम डर जाओगे। डरियो ना। देखो क्या लिख रहा हूं। देखो बच्चों, अब यहां पे बात को पकड़ना। अभी मैंने टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है। अरे यार पीछे लिख के आया हूं ना, बुरा थोड़ी मानना चाहिए तुम्हें। कहां लिखा था ये देखो। अभी मैंने कहा वेपर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना? बच्चों ने कहा हाँ सर। और फिर मैंने लिख दिया जाके कि वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बच्चों ने कहा सर यार ये बताओ, बॉइलिंग पॉइंट भी तो एक टेम्परेचर ही है, ये बवाल कैसा काट दिया आपने? बच्चों कान खड़े हो गए। अरे सर ये क्या हो गया यार, ये तो बवाल मच गया, ये बवाल मच गया। हाँ बस इस हेडिंग के बाद क्लास खत्म कर दूंगा। तो बच्चों ने कहा सर यार ये तो बवाल हो गया। दो दो अलग अलग बात, तो गौर सुनना। ये रिलेशन तभी एप्लीकेबल है जब दो डिफरेंट लिक्विड में कंपेयर करने की बात की जाए। यार एक लिक्विड का तो एक ही बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, और बॉइलिंग पॉइंट एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये रिलेशन एक पर्टिकुलर लिक्विड के लिए वैलिड ही नहीं है। ये रिलेशन तभी वैलिड है जब दो लिक्विड में कंपेयर किया जाए, दो लिक्विड में कंपेयर किया जाए। ये देखो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, साफ साफ लिखा है। above relation is used in compare of two different liquid। जब दो डिफरेंट लिक्विड के कंपेयर किया जाएगा तब यूज करोगे। और ये वाला रिलेशन मेरे प्यारे बच्चों सेम लिक्विड के लिए एप्लीकेबल है। इसी वजह से बार बार मैं इस बात पे फोकस करके आ रहा था, सेम लिक्विड सेम लिक्विड सेम लिक्विड। ये देखो, जब कंपेयर सेम लिक्विड का दो डिफरेंट टेम्परेचर में किया जाए तब ये लगाना है। बच्चे क्या करते हैं, जोश में रहते हैं और जाके चिपका देते हैं उल्टा सीधा। तो ध्यान रखना, ये दो डिफरेंट लिक्विड के लिए जैसे क्वेश्चन ऐसे किया जाए, गौर से देखिएगा। एक लिक्विड ए है जिसका बॉइलिंग पॉइंट देखो इधर 120 केल्विन है और इसका वेपर प्रेशर P1 एटमॉस्फेयर है, वेपर प्रेशर। ठीक, अब देखो दूसरा लिक्विड बी है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 200 केल्विन है और उसका वेपर प्रेशर P2 एटमॉस्फेयर है। अब आपको बताना है करेक्ट रिलेशन।
ये क्वेश्चन है, मैंने यहां लिख दिया सेलेक्ट करेक्ट रिलेशन। ऑप्शन इधर दे दिए, ए P1 ग्रेटर देन P2, बी P1 बराबर P2, सी P1 लेस देन P2, डी नन ऑफ दिस। या फिर मैंने ये लिख दिया P1 टेम्परेचर किसका है, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर इसका कम होगा। ये देखो, अब ये तो गौर से ध्यान दीजिएगा, जब दो डिफरेंट लिक्विड में कंपेयर करेगा तब इस रूल से निकालोगे। वहां पे मत चिपका देना कि टेम्परेचर ज्यादा तो वेपर प्रेशर ज्यादा। क्यों? क्योंकि तुम काम तो खुले रखोगे नहीं भाई, ये केमिस्ट्री है ना। केमिस्ट्री कोई उस परी की तरह तो होती नहीं है जिसके सपने तुम्हें आते हैं, जिसकी सारी बातें याद हो। ये तो केमिस्ट्री है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट किस बच्चे को याद रखने का मन करता है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे मैथ्स। तो ध्यान रखना, छोटी बातें याद रखना, बड़ी बातें अपने आप हो जाएंगी। दो डिफरेंट लिक्विड में कंपेयर किया जाएगा तब ये चिपकाओगे। और दो डिफरेंट लिक्विड में देखो कंपेयर किया जा रहा है, तो ऐसा कोई बच्चा मत झोंक देना कि टेम्परेचर ज्यादा तो वेपर प्रेशर ज्यादा। तो ये दो डिफरेंट लिक्विड में है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा है तो इसका वेपर प्रेशर कम है और उसका ज्यादा है। इसका मतलब सोल्यूशन क्या बना? सोल्यूशन ये बना मेरे दोस्त कि P1 की वैल्यू P2 से ज्यादा होगी। ऐसा कोई आंसर है? IIT, हाँ ऑल IIT, वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चों ने सही मस्त आंसर दिया है। ओके, इसका मतलब तुम लोगों को उतना ही प्यार केमिस्ट्री से है जितना प्यार अपने से है या अपने घर वालों से। हर बार एक ही बात सुनना चाहोगे क्या? ऐसा थोड़ी होता है? हर बार एक ही मूड में थोड़ी रहते हैं। तो बात समझ पाए? कब कौन सा रिलेशन झोंकोगे मतलब लगाओगे, तो दिमाग की बत्ती खुली रखना, नहीं तो टिमटिमा जाएगी, 4 नंबर इधर उधर हो जाएंगे हमारे तुम्हारे। तो जब दो डिफरेंट लिक्विड में कंपेयर किया जाएगा तो ये चलेगा, और जब सेम लिक्विड में कंपेयर किया जाएगा तो दोस्त ये चलेगा। किधर गया ये वाला? यहां पर लिखा भी है, साफ साफ लिखा है, हिंदी उर्दू इंग्लिश सब में लिख दिया है। अब तुम्हारा मन कर रहा होगा सर लास्ट क्वेश्चन करा के आज की क्लास वाइंड अप करो, बवाल खत्म करो, है ना? तो चलो, बच्चों की जिद थी कि सर एक क्वेश्चन करा के क्लास वाइंड अप करो। ऐसे मत करो, यही चाहते हो ना तुम यार, तो जब चाहते हो तो लो यार, संभालो। अब देखो, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड A एंड B आर 300 Kelvin, 400 Kelvin respectively. Select the correct statements. If PA and PB are the vapor pressure of liquid A and B. क्या दो डिफरेंट लिक्विड की बात कर रहा है कि एक ही लिक्विड की बात कर रहा है? पहले तो दिमाग में ये सेट करो, क्या दो डिफरेंट लिक्विड है? यार बार बार लिख रहा है लिक्विड ए और लिक्विड बी, तो भैया ये डिफरेंट तो होंगे ही ना यार। और जब दो डिफरेंट लिक्विड की बात कर रहा है तो फिर क्या है? फिर तो हमें ये चिपकाना है ना कि वेपर प्रेशर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? प्रभु का ज्यादा है, मतलब बी वाले का ज्यादा है। अब बी वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो आंसर ये आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो कौन सा आंसर है? ओके, ऑल IIT, मतलब ए फॉर ऑल IIT। गुड, झकास चल रहा है ना? पकड़ पा रहे हो ना बातों को? हजम कर रहे हो? गुड, करते रहो। देखो यार, वेपर प्रेशर हेडिंग में अभी एक पॉइंट बाकी है, मगर मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? क्योंकि इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा ये भी तो पढ़ाना चाहिए। तो ये हम कब करेंगे? कल। ये आज नहीं करेंगे, हाँ कल करते हैं, ठीक? अब तुम्हारा मन कर रहा होगा सर जाते जाते एक होमवर्क तो दे दो। एक तो तुम लोग जिद्दी बहुत हो यार, कुछ भी मन करने लगता है। होमवर्क कहां गया? नहीं, ये तो कल के लिए क्वेश्चन है, ये नहीं होमवर्क है। ओह यार, होमवर्क ढूंढता हूं। हाँ ये है होमवर्क। ये होमवर्क का कौन लिख गया है? रुक जा, चलो इसको बाद में सेट कर लेंगे। होमवर्क में ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन होमवर्क है। एक क्वेश्चन ये होमवर्क है, एनसीईआरटी का है, आप खुद करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी की मेहनत आपको करनी है। और एक क्वेश्चन ये होमवर्क है। दो क्वेश्चन होमवर्क है एनसीईआरटी के, इनको कल
कल जब क्लास स्टार्ट होगी तो मैं इनके सिर्फ कॉन्सेप्ट लिख दूंगा, कैलकुलेशन करके आंसर नहीं निकालूंगा, कॉन्सेप्ट लिख दूंगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन होमवर्क है जिसमें होमवर्क लिखा है, एनसीईआरटी वाला ये, एनसीईआरटी वाला ये। एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम दोनों लोग मिलके कर लेंगे। ठीक है, हम दोनों लोग मिलके कर लेंगे। देखो यार, तुम बस क्लास पे पूरी ताकत के साथ फोकस रखो, मतलब क्लास पढ़ो तो एनर्जी से पढ़ो, एनर्जी मतलब बिल्कुल अटेंशन के साथ। हम क्वेश्चन दे, तुम सॉल्व करके आंसर बताओ जैसा अभी बता रहे हो। तो ये 2 क्वेश्चन चाहे ना तो अभी निकाल लेना यार, इसके बाद कोई क्लास नहीं है, लगे हाथ इनको निपटा लो आराम से, फिर फैल के टीवी देखो, आईपीएल देखो बैठ के। क्यों टेंशन लो कि नहीं 2 क्वेश्चन होमवर्क के करने बाकी हैं, अभी के अभी निपटा लेना। ठीक है, तो चलो आज की क्लास इसी जगह पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे फ्यूचर इंजीनियर क्या करें, आराम करें और अपना ध्यान रखें। नेक्स्ट क्लास में जब आऊंगा तो CSD रिवाइज करके रखना, नेक्स्ट क्लास में जब आऊंगा तो CSD रिवाइज करके रखना। ठीक है, आगे मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे राउट्स लॉ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में राउट्स लॉ से मिलते हैं, मतलब राउट्स भाई साहब से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें, ऑल द बेस्ट फ्यूचर इंजीनियर।